इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माफिया और अपराधियों पर कड़े एक्शन लेने के निर्देश के बाद से ही पुलिस और प्रशासन नरमी बरतने के मूड में नहीं है। माफिया और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई का सिलसिला तेजी से जारी रखा हुआ है। बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अलावा अन्य माफिया की गुर्गे की संपत्तियां भी लगातार जब्त की जा रही है। इसी कड़ी में मेरठ में 2.5 लाख के नामे कुख्यात बदन सिंह बद्दो की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बदन सिंह बद्दो की कुर्की के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही पुलिस ने पंजाबीपुरा इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस ने घर में रखा सारा कीमती सामान जब्त कर लिया है। ढोल नगाड़ों से पुलिस ने मुनादी भी कराए। एएसपी, सीओ पुलिस और पीएससी के साथ पहुंचे थे। पूरे घर को खंगाला गया और उसके बाद घर का सामान जब्त करने की कार्रवाई की गई। बद्दो के इस मकान में उसकी बेटी और दामाद रहते हैं। इस मकान के बारे में कम ही लोग जानते हैं। पुलिस ने इस वक्त पहले कुख्यात योगेश भदौड़ा और यानी कि शराब माफिया रमेश प्रधान की भी संपत्ति को कुर्क किया था। साथ ही हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने। देखिए, मुनादी से पहले किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर शुरुआत की गई है, कुर्क की गई यहां पर संपत्ति को। जो भी सामान था घर में, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात दिखी। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए तो माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो के घर की संपत्ति को भी कुर्क किया गया। 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से फरार हुए 2.5 लाख के इनामी कुख्यात माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो के घर की पुलिस ने कुर्की शुरू कर दी है। कोर्ट के आदेश पर यह कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और आप देख सकते हैं कि बदन सिंह बद्दो के घर के भीतर से पुलिस जो भी कीमती सामान है उसको निकाल कर ला रही है और सबको जब्त करके थाने भिजवाया जा रहा है। अब तक इसी तरह के करीब जो 3 छोटे हाथी हैं, अब तक वो थाने जा चुके हैं और ये कार्रवाई लगता है कि करीब 2 से 3 घंटे से ज़्यादा तक चलेगी। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई थानों की जो पुलिस फोर्स है उसको लगाया गया है। बाकायदा पीएसी लेकर भी यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। पंजाबीपुरा ये इलाका पड़ता है और बदन सिंह बद्दो यही का रहने वाला है। 2.5 लाख का इनामी कुख्यात बदन सिंह बद्दो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम बदन सिंह बद्दो रहा है। आप देख सकते हैं कि पंजाबीपुरा में किस तरीके से इसको पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि बदन सिंह बद्दो के घर की कुर्की की जाए। देखिए, बात किसी से छिपी नहीं है कि योगी राज में पूर्वांचल माफिया डॉन चाहे अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। और यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम है डॉन सुनील राठी। सुनील राठी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 1 करोड़ से ज्यादा की उसकी संपत्ति कुर्क की गई। धर्मेंद्र किठल की संपत्ति कुर्क की गई और मेरठ में जो रमेश प्रधान है शराब माफिया, उसकी भी संपत्ति कुर्क की गई। लेकिन बदन सिंह बद्दो पर पुलिस हाथ नहीं डाल रही थी और कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बदन सिंह बद्दो ने एक छोटे से क्राइम से शुरुआत करी और उसके बाद जराइम की दुनिया का वो बड़ा नाम बन गया। कहा जा सकता है कि योगी राज में बद्दो के खिलाफ ये कार्रवाई करके शायद ये मैसेज देने का काम किया गया है कि माफिया डॉन चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ पुलिस कुछ इसी तरीके से सख्त रुख अपनाएगी। ये हमने भी, इंडिया न्यूज़ ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि 2.5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो आखिर है कहाँ। सबसे बड़ी बात एक और ये निकल कर आ रही है कि बद्दो लगातार अपनी जो सोशल साइट्स हैं उन पर एक्टिव रहता है, लेकिन पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई है। अब देखना यह होगा कि आर्थिक रूप से जिस तरीके से पुलिस ने बदन सिंह बद्दो की कमर तोड़ने का काम किया है, क्या जल्द ही बद्दो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा या फिर बद्दो की फरारी एक सवाल ही बनकर रह जाएगी। सनूज शर्मा, इंडिया न्यूज़, मेरठ। वहीं गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी कार्रवाई जारी है। योगी सरकार का अपराधियों के ऊपर खौफ इस कदर है कि मुख्तार के करीबी आजम को होटल के अवैध निर्माण का नोटिस मिला, जिसके बाद मुख्तार के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर आजम ने खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ने में जुट गए। सरकार के इसी कदम को लेकर हमारे प्रोग्राम में खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो सरकार लगातार एक्शन मोड में है और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर आजम ने एक्शन से पहले ही अपनी ही संपत्ति को यहां पर ध्वस्त करते हुए नजर आए हैं। प्रशासन की कार्रवाई से मुख्तार के करीबियों में भी खौफ नजर आ रहा है। तो मुख्तार के करीबी आजम को भी नोटिस मिला था, जिसके बाद वो खुद ही अपने निर्माण को तोड़ते हुए यहां पर नजर आए।
हालांकि लगातार जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं अब योगी सरकार तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो योगी सरकार का हंटर यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तार के करीबी आजम को भी नोटिस मिला, हालांकि खौफ इसे कहा जा सकता है या फिर डर कहा जा सकता है, जहां नोटिस मिलने के बाद खुद तोड़ने लगे निर्माण को। मुख्तार अंसारी के काफी करीबी माने जाते हैं। वही लगातार एक्शन जब लिया जा रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं हड़कंप अपराधियों में भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो एक्शन में योगी सरकार है, माफियाओं के खिलाफ लगातार जो ये एक्शन है वो दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि डर और खौफ इस कदर है कि नोटिस मिलने के बाद ही अपने निर्माण को खुद ही ध्वस्त करते हुए नजर आए। तो योगी सरकार एक के बाद एक एक्शन ले रही है, अपराधियों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी से लेकर बद्दू तक की अगर हम बात करें तो लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है और इन तमाम माफियाओं को लेकर सरकार भी अब मन बना चुकी है, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। वहीं तमाम जानकारी के साथ और साथ ही हमारे संवाददाता सनुज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है उसमें क्या वाकई अब ये कहा जा सकता है कि जो माफियाओं का नेटवर्क है वो खत्म होता जा रहा है। योगी सरकार के राज में तमाम जो माफिया है वो डर के साए में जी रहे। सबसे पहले हमारे संवाददाता सनुज के पास चलते हैं। सनुज, लगातार माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार है और देखिए इसे डर कहे या खौफ कहे कि अब जैसे ही अपराधी को, माफियाओं को नोटिस मिलता है उससे पहले ही वो खुद के निर्माण को ध्वस्त करते हुए नजर आते हैं। हाँ, देखिए ऐसी बात है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि योगी राज आने के बाद ज़रूर माफियाओं में, बदमाशों में जो डॉन है उनमें कहीं ना कहीं खौफ देखने को मिल रहा था। लेकिन हम अगर मेरठ के माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो की बात करें, 2.5 लाख का इनामी बदमाश है, आजीवन कारावास की सजा उसको हो चुकी है और पुलिस कस्टडी से वो फरार हो गया था। 28 मार्च 2019 को वो पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था, लेकिन करीब 19-20 महीने हो चुके हैं। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी? तमाम उसकी अकूत संपत्ति आखिर उसके बारे में पता क्यों नहीं लगाया था? अब कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा कि बदन सिंह बद्दो की जो फरारी हुई उस मामले में कोई पुलिस ने अब तक कार्रवाई नहीं की। पुलिस से पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि आखिर अब तक क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या कार्रवाई और भविष्य में की जानी है। उसी से घबराकर पुलिस ने माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो के खिलाफ ये कार्रवाई की है। देखिए, जराइम की दुनिया का बड़ा नाम है, 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश है। अवैध शराब की तस्करी रही हो या अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला रहा हो या सुपारी लेकर मर्डर कराने का मामला रहा हो या जमीनों पर अवैध कब्जे करने का मामला रहा हो, एक बड़ा नाम रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा तक पूरा एक उसका नेटवर्क अपना फैला हुआ है। पूरा एक उसने गिरोह बना रखा था और अभी कुछ साल पहले ही उसको एसटीएफ ने जैसे जैसे दिल्ली से गिरफ्तार किया था और सलाखों के पीछे भेजा था, लेकिन उसके बाद वो फिर पुलिस को चकमा देकर और पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पुलिस लगातार उसे तब से ढूंढ रही है, लेकिन अब तक बद्दो कहाँ है उसका कुछ नहीं पता चला। अब कोर्ट का डंडा हुआ तो उसके बाद पुलिस को याद आई और यहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस वक्त हम बैरीपुरा में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहां पर, करीब 150 पीएससी के जवान हैं और 4 से 5 थानों की फोर्स है। बदन सिंह बद्दो के घर की कुर्की की जा रही है और कुर्की करने के बाद जो सामान यहां से जब्त किया जा रहा है उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाकर थाने में भिजवाई जा रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या मकान की कुर्की करने से बद्दो के बारे में कोई जानकारी मिल जाएगी? ये बात अलग है कि देखिए आर्थिक रूप से भी बदमाशों की कमर तोड़ी जानी चाहिए, चाहे पूर्वांचल की बात हो, मुख्तार अंसारी की बात हो, अतीक अहमद की बात हो या डॉन सुनील लाठी की बात हो, धर्मेंद्र किठल, योगेश भदौड़ा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये बड़े नाम हैं और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पूर्वांचल के बड़े नाम हैं। इन लोगों के खिलाफ एक्शन होते रहे। राजेश रॉय भी हमारे साथ, पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ चुके। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। राजेश जी, माफियाओं के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार है, इसे किस नजरिए से आप देख रहे हैं? पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं माफियाओं पर एक्शन नहीं होता और यही वजह है कि सीधे तौर पर माफियाओं को बढ़ावा मिलता है और ऐसे में एक बड़ा नेटवर्क चलाया जाता है, लेकिन अब लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप है और इसको तो हमेशा हर सरकार में लिया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से और जब
आती है तो उन राजनीतिक कारणों में राजनीतिक संरक्षण की बात आती है, राजनीतिक रूप से उनको आगे बढ़ाने की बात आती है, उनको एमएलए एमपी का टिकट देने की बात आती है। जब किसी माफिया को एमपी का टिकट दिया जाएगा किसी पार्टी से और किसी पार्टी से वो एमपी का चुनाव लड़ेगा, तो उसका जो माफिया का जो साम्राज्य है, जो आर्थिक साम्राज्य है, आपराधिक साम्राज्य भी, और उसके साथ जो अर्जित आपराधिक साम्राज्य है, उस आपराधिक साम्राज्य का विस्तार तो होते जाना ही है, क्योंकि अब उसके पास जो है वो जो पुलिस उसको दौड़ाती थी, वो पुलिस उनके साथ चल रही है सुरक्षा में या इस तरह की बातें, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। लेकिन कम से कम ये राजनीतिक इस राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन इस सरकार ने किया है कि जो इस तरह के लोग हैं जिनका माफिया के रूप में आतंक और जिनका माफिया के रूप में आर्थिक सशक्तिकरण इतना बड़ा हो गया था कि कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, आज उसमें लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, कोर्ट के आदेश के हिसाब से नियमानुसार जो है उनकी जो संपत्तियां हैं जब्त की जा रही हैं, ध्वस्त की जा रही हैं। जनता में मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा संदेश इस बात का है, जो अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो। और ये पुलिस में एक बात कही जाती है जी, कि हमेशा ये कहा था कि अपराधी जो है उसको बड़े को मारो, बड़ा अपराधी उसको ध्वस्त करो, और क्राइम जो है वो छोटे छोटे निपटाओ। अगर छोटे छोटे झगड़े समझौते ये सब होते रहे तो बड़े क्राइम नहीं होंगे। लेकिन अगर बड़ा अपराधी ध्वस्त होगा तो उससे जो बाकी जो नीचे वाले हैं उनको लगेगा कि यार जब वो नहीं छूटे तो हम भी जरा बच के रहें। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और मैं इसकी तारीफ करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपके पास पे लौटूंगी। सनुज, लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तमाम जानकारी भी हम तक हमारे दर्शकों तक साझा करते रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, सनुज आपने कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिस तरीके से एक्शन लेने में जो तीव्रता आई है, जो तेजी आई है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं माफियाओं की मिली भगत की जो खबरें हम देखते थे कि अधिकारियों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ, ऐसे में कहा जा सकता है कि जब कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है तो तेजी के साथ ये कार्रवाई होना भी लाजमी है। हाँ, देखिए, कोर्ट से इस मामले में कोर्ट ने सख्ती की और कुर्की के जब यहाँ सीजेएम की कोर्ट से, मेरठ सीजेएम की कोर्ट से जब कुर्की के आदेश हुए हैं तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस कुर्की करने पहुंची है। सवाल यही उठ रहा है और पूरे मेरठ में यही सवाल सुनाई दे रहा है कि तमाम माफिया, तमाम बाहुबलियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन बदन सिंह बद्दो इस कार्रवाई से क्यों अछूता रहा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अब चूंकि कोर्ट की फटकार है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट ने कुर्की करने के आदेश दिए, तो आज पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर पहुंचा है। 4 थानों की फोर्स है, 150 करीब पीएससी के जवान है और पूरे घर से एक एक जो सामान है उसको जब्त किया जा रहा है, थाने भिजवाया जा रहा है। कई आलीशान पंखे हैं, कई आलीशान सोफे हैं, वो यहां से बरामद किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जराइम की दुनिया का जो बदन सिंह बद्दो एक बड़ा नाम है, अकूत संपत्ति कमाई है, करोड़ों अरबों खरबों में संपत्ति हो सकती है। कभी सोशल साइट्स पर वो लगातार एक्टिव है, 20 महीने से कुछ नहीं पता चल पाया है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और आपका नेपाल है, चंडीगढ़ है, कई जगह सूचना मिली थी कि बदन सिंह बद्दो यहां छिपा हो सकता है। सोशल साइट्स पर लगातार एक्टिव रहता है, लेकिन पुलिस को आज तक ये नहीं पता लग पाया कि आखिर बद्दो नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, दिल्ली है, पंजाब है, चंडीगढ़ कहां है। अब उसके घर पे कार्रवाई की गई है, कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। खाली ये एक मकान नहीं है, शहर में तमाम और ऐसे आलीशान बंगले बदन सिंह बद्दो के नाम पर हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सवाल तो उठेगा ना, विपक्ष लगातार सवाल उठाएगा, शहर की जनता लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, सुनील राठी डॉन है, बागपत का बड़ा नाम है, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान बड़ा गिरोह चलाता, 250 से ज्यादा शार्प शूटर है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मेरठ में योगेश भदौड़ा है, प्रमोद भदौड़ा और योगेश भदौड़ा कभी आज से 8 से 10 साल पहले जराइम की दुनिया के बड़े नाम थे, दोनों सगे भाई थे। प्रमोद भदौड़ा की हत्या कर दी गई और उसके बाद से योगेश भदौड़ा भी जराइम की दुनिया का एक बड़ा नाम है, योगेश भदौड़ा पर कार्रवाई की गई। रमेश प्रधान है, उसके 3 मकान कुर्क किए गए, कई उसकी जो गाड़ियां हैं उनको कुर्क किया गया और उसकी अचल संपत्ति कुर्क की गई। लेकिन बदन सिंह बद्दो हर बार कार्रवाई से बचता रहा, आखिर क्यों? कहीं ना कहीं पुलिस की लेकिन बिल्कुल सरोज, लेकिन इस बार हम देखें अगर बदन सिंह बद्दो, उस पर सीधी कार्रवाई यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब उसमें भी खौफ नजर आएगा। मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे संवाददाता गाजीपुर से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक, जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ लगातार जो एक्शन लिया जा रहा है, हमने देखा कि मुख्तार अंसारी के करीबियों पर अगर हम देखें तो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा था। और देखिए, इसे डर और खौफ ही कहेंगे कि जब तक नोटिस पहुंचता है तब तक खुद ही अपने निर्माण को, अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं लोग।
जी बिल्कुल, गाजीपुर में निश्चित तौर से एक तरह से देखा जाए कि योगी सरकार और जिला प्रशासन का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी पिछले दिनों यही डॉक्टर आजम खान है जो अपने होटल को खुद स्वयं गिरवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, जो अवैध तरीके से जो जिस हिस्से को बनाया गया है उसको निश्चित तौर से तोड़वा रहे हैं। इससे पहले उनके एक समय हुसैनी अस्पताल है जो एनजीटी और मास्टर प्लान के जो अनदेखी करके पूरे अस्पताल का निर्माण कराया गया था, जिला प्रशासन ने अभी पिछले दिन ही ध्वस्त करा दिया था। लगभग बताया जा रहा था कि वो निर्मित अस्पताल जो है लगभग 75 करोड़ के आसपास की बनाई गई थी। हालांकि उसको जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। अभी फिलहाल में गाजीपुर की शान कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी का शान कहे जाने वाला गजल होटल है जो उनके बेटे और पत्नी के नाम से था, उसको भी जिला प्रशासन ने ध्वस्तीकरण कराया है। तो निश्चित तौर से जो इस तरीके से देखा जा रहा है गाजीपुर में उनके करीबी उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन लोगों में खौफ निश्चित रूप से व्याप्त है। जी बिल्कुल अशोक, आपके पास भी लौटूंगी। राजेश जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जैसे कि आपने कहा कि योगी सरकार में जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है आप उससे सहमत हैं और आपको लगता भी है कि कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने की जरूरत थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो नेटवर्क है, इतना बड़ा जो जाल है, उस पर पहले भी एक्शन लेने की जरूरत थी? कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को बढ़ावा मिला है, लेकिन अब कड़ी को तोड़ना है तो कड़ी पर पहुंचना जरूरी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बात अपने आप में सही है कि जब तक उनको पुलिस का राजनीतिक संरक्षण मिलता है और राजनीतिक संरक्षण के कारण ही उनको फिर पुलिस का संरक्षण मिलता है, फिर पुलिस उनकी अनदेखी करती है, पुलिस उनके जो गैर कानूनी काम है उनको नजरअंदाज करती है, प्रशासन उनके गैर कानूनी कामों में उनकी मदद कर देता है। जब अगर वो उनका राजनीतिक संरक्षण होता है तभी उनको नजूल की जमीन मिल जाती है, जमीनों की हेराफेरी करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। ये सब तब होता है जब प्रशासन और पुलिस के लोग उससे नजरें चुराते हैं, क्योंकि बात तो केवल कानून की है ना। आज अगर मान लीजिए कुर्की हो रही है और कुर्की जैसी होनी चाहिए, मैंने बहुत दिन बाद मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है जब पुलिस ऑफिसर कि ये कुर्कियां कम से कम वैसी कुर्की हो रही है जैसी कुर्की हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कराई थी, जिसे कुर्की कुर्की कहते हैं। वरना तो कुर्की के नाम पे लोग जाते हैं और जाकर के 2 चारपाई और 3 टूटी कुर्सी और एक टेबल उठा के ले आकर के उन्होंने औपचारिकता कर दिया। और कुर्की का माने ये होता है कि जितनी भी चल संपत्ति है उस घर के अंदर, मकान के अंदर, वो सारी की सारी वहां से निकल के आनी चाहिए। और चल संपत्ति में दरवाजे और खिड़कियां तक भी शामिल है। वो ये कहा जाता है कि जब कुर्की करके निकले तो घर के अंदर झाड़ू लगा के निकले, वहां घर बिल्कुल खुला हुआ हो, चोर भी आए तो उसे कुछ मिल न सके। इस तरह कुर्की होनी चाहिए और ये कानून सम्मत है। और जब इस तरह की विधि सम्मत कार्रवाई के लिए पुलिस को आज करना पड़ रहा है, कर रही है पुलिस, तो ये मैं समझता हूं कि जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तब तक ये नहीं हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार जो है हमारे साथ हेमंत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, जिस तरह लगातार योगी सरकार एक्शन ले रही है, हम देख रहे हैं कि अब अपराधियों में, माफियाओं में जो खौफ है, वो डर है, वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? हो सकता है आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ ये काम जो आज हो रहा है, सरकार के 3.5 साल पूरा होने के बाद चौथे वर्ष के आखिरी सोपान में, इस काम की प्रत्याशा के लिए ही तो 2017 में 325 विधायकों की सरकार मिली थी। ये काम तो उस वक्त से शुरू होना चाहिए था। आज लेकिन हेमंत जी, एक्शन तो अब भी लिया जा रहा है, जैसे कि आपने कहा। देखिए, दिखाई मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अब माफिया के अंदर इतना डर है कि वो खुद ही अपने अवैध निर्माण को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये डर मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक चीज माफी के साथ कहना चाहूंगा, बदन सिंह बद्दो पे जिक्र हो रहा है। बदन सिंह बद्दो कब फरार हुआ? किसकी पुलिस थी, किसकी सरकार थी? खूंखार अपराधी है। बदन सिंह बद्दो को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कौन सहूलतें दिलवा रहा था? ये सब चीजें देखनी होंगी। और इसके लिए खाली आपको पता है ये घनघोर, ये बहुत क्रूर अपराधी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं फरारी के लिए। उसके बाद कैसे फरार हो गया? आपने कैसे पुलिस वाले रखे? किस सीनियर अफसर का सुपरविजन था? किस एसएसपी की गलती है? इस पूरे प्रक्रिया में बदन सिंह बद्दो की फरारी में, उसकी बदमाशी में किन सीनियर अफसर पे कार्रवाई हुई, मुझे कोई बताए। कौन आईपीएस सस्पेंड हुआ? कौन एसएसपी, डीआईजी, आईजी? माफी के साथ कहूंगा। हेमंत जी, देखिए, इसका जवाब पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ बैठे हुए। राजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? सर, नाखुश नजर आ रहे हैं अभी भी हेमंत जी, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। 2019 यही सरकार थी, तो इस सरकार में फरार
फरार कैसे हुआ, ये तो बात अपने आप में बिल्कुल जायज पूछना है। कोई भी पूछेगा कि इतना बड़ा अपराधी था, इतना बड़ा अपराधी है वो, जो गायब होने के बाद मिल नहीं पाया, साल भर ज्यादा हो रहा है, और वो किन परिस्थितियों में फरार हुआ, इस बात को लेकर के जांच होकर के, जब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं ये श्योर हूं कि जो लोग भी उसमें सम्मिलित थे, पुलिस वाले, जो लोग उसको लेकर के कहीं गए थे और जहां से वो फरार हुआ, उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई हुई होगी। अब जैसे आदरणीय तिवारी जी कह रहे हैं कि फरारी के बाद जो है वो कौन सा एसएसपी था, कौन सा एसपी था, सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अब एसएसपी एसपी स्थिति के खिलाफ या जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके खिलाफ अगर कोई फरारी में ले जाते हैं लोग, पुलिसकर्मी उनको ले जाते हैं, साथ में कहीं ढाबे पे खाना खिला रहे हैं, कहीं करा रहे हैं, कई बार उनकी मिली भगत से भी भाग जाते हैं और कई बार उनको चकमा दे के भी भाग जाते हैं या थोड़ा लालच दे के भाग जाते हैं। तो ऐसे में एसएसपी या डीआईजी या आईजी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, मैं समझता हूँ शायद कभी नहीं हुई होगी। हालांकि तिवारी जी के जो प्रश्न है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि वरिष्ठ अधिकारी भी, हो सकता है कोई वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित रहा हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इस अवस्था में जो लेकिन सर सिस्टम में कहां पर खामी होती है कि ऐसे माफियाओं को बढ़ावा मिलता है? ये जो सिस्टम में खामी है, मैंने कहा ना कि देखिए, इनको बढ़ावा तो तब मिलता है, इनकी गिरफ्तारी तब नहीं होती, इनकी कुर्की तब नहीं होती, इनको जो है, इनको जब इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। और चाहे ये बदन सिंह बद्दों को मैं ये नहीं समझता कि इनको कोई राजनीतिक संरक्षण इस कार्यकाल में मिला हो। इस कार्यकाल में ये जेल गए और जेल से निकल करके फरार हुए, तो इस कार्यकाल में इनको पुलिस के संरक्षण में, ये जेल से निकल के भागे, पुलिस का संरक्षण होगा, पुलिस का संरक्षण हो सकता है। नीचे लेवल पे 2-4 लोग, दरोगा सिपाही, हो सकता है कि लोग जो है उनको राजेश जी देखिए, बाकी संरक्षण किसी का भी हो, लेकिन हमला सरकार पर होता है लगातार। देखिए सनु, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि देरी कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन अगर संलिप्तता किसी अधिकारी की है, किसी पुलिस कर्मचारी की है, या हम कह सकते हैं कि सिस्टम में कहीं भी खामी है, लेकिन उसका खामियाजा सरकार भुगतती है, सीधा सरकार पर निशाना साधा जाता है। नहीं, सरकार पे निशाना साधा जाता है। सरकार तो चूंकि ये बात हमेशा ये रहती है, अगर सिपाही, राजेश जी मैं आपके पास लौटूंगी, सनुज रखिए अपनी प्रतिक्रिया। अच्छा। हाँ देखिए, नहीं बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। देखिए, बिना मिली भगत के काम नहीं हो सकता था, लेकिन जो पूरी नेटवर्किंग जेल से रची गई, आखिर कैसे नहीं पता चल पाया? कैसे बदन सिंह बद्दो ने 28 मार्च 2019 का ही दिन चुना, क्योंकि उस दिन सारी पुलिस कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेरठ में रैली होने जा रही थी और उस रैली में उनको शामिल होना था, तो तमाम जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर लगाई गई थी। दूसरी बात यह है कि आखिर 20 महीने से पुलिस कहाँ है? अब तक बदन सिंह बद्दो के बारे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर अब ही कोर्ट के आदेश के बाद ही क्यों कुर्की की कार्रवाई की गई? तो तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनसे पुलिस बच नहीं सकती है। कार्रवाई तो ऐसा था कि देखिए, जब योगेश भदौड़ा पे कार्रवाई हो सकती है, मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हो सकती है, अतीक अहमद पे कार्रवाई हो सकती है, डॉन सुनील तो लाठी आखिर बद्दों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? सनुज, बिल्कुल मैं आपके पास भी लौटूंगी। आलोक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए गाजीपुर से। आलोक, लगातार सवालों के घेरे में प्रशासन भी नजर आता है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई से भी असंतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, बद्दों की अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन के हमले से बचता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार अगर कार्रवाई होती है तो क्या कहा जाए, क्या अभी भी प्रशासन सवालों के घेरे में है? जी बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए तो जब भी हम किसी जिला अधिकारी से या अन्य संबंधित अधिकारी से जब जानने की कोशिश की जाती है कि इस मामले में संबंधित किस तरीके की कार्रवाई की गई है, तो हर एक प्रेस ब्रीफिंग उनकी तरफ से रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन बयान के तौर पे बिल्कुल सामने नहीं आते हैं लोग, सीधे तौर से मना कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं मतलब इन चीज़ों को कहा जा सकता है कि एक संदेह के घेरे में है। लेकिन अगर कुल मिला के अगर कार्रवाई की भी बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ अब तक जो है 115 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और लगभग 77 लाइसेंस जो है निलंबित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई, जिसमें से 27 लाइसेंस जो है वो निरस्तीकरण की भी बातें की जा रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए जिला प्रशासन जो मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ लगातार डंडा चला रहा है और निश्चित रूप से उनके करीबियों में काफी खौफ भी बना हुआ है। जी बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक, सनुज और राजेश जी आपका भी शुक्रिया, हेमंत जी आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। तो लगातार माफिया और डॉन के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन कहा जा सकता है सीधे तौर पर कि अभी भी सवालिया निशान खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।